सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का। चैलेंजिंग पेपर था, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। कंसीडर अ वाटर टैंक शोन इन फिगर। तो ये जो है ये वाटर टैंक है, इट हैज वन वॉल एट x इक्वल टू एल। मतलब यहाँ ये जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू एल, ये टैंक की विड्थ है एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन द z डायरेक्शन। मतलब अगर इसका हम z डायरेक्शन ऐसा लेते हैं ये, तो ये बहुत वाइड है ऐसा बताया गया है। When filled with liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes angle theta 0 with x axis। तो ये एंगल थीटा 0 बताया गया है, ये लिक्विड सरफेस जो है वो एंगल थीटा 0 बनाता है। If y-axis is the height of the surface, then equation for y-axis। तो हमको एक इक्वेशन बताना है y-x का, y in terms of x, ये इक्वेशन बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इसका r, जो r है इट इज गिवन बाय 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर्ड होल रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। नाउ हम जानते हैं कि 1 प्लस ये न्यूमेरेटर को अगर देखते हैं तो dy by dx tan थीटा होता है, तो इसको हम tan स्क्वायर थीटा कह सकते हैं 3/2 और नीचे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर हो जाएगा सेक क्यूब थीटा और d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज लेस देन 1, तो अगर हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो ये थीटा को अगर हम 0 गिनते हैं तो ये हो जाएगा 1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर d2y बाय dx स्क्वायर्ड इनटू cos क्यूब थीटा। और अगर हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बनता है कि हमारी r की वैल्यू जो है वो r की वैल्यू बनेगी 1 ओवर डी स्क्वायर वाई d2y बाई dx स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 बनता है। और सरफेस टेंशन में हमने पढ़ रखा है कि जो डेल्टा P होता है दैट इज सरफेस टेंशन S ओवर R। सो सरफेस टेंशन S ओवर R, सरफेस टेंशन को हम अगर H रो जी का फॉर्मूला यूज करते हैं, H रो जी, और H रो जी इन दिस केस H इज Y, सो Y रो जी, ये हो जाएगा Y रो जी इज इक्वल टू S ओवर R। तो S इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो हमें आ जाएगा इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y रो जी ओवर S। और अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको ये फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया आपको R का पता है तो आप इसको थोड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑप्टिक्स पर। अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आईपीस of focal length 4 centimeter and the tube length is 40 centimeter. The distance of distinct vision is 25. मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना है। तो हम जैसा कि जानते हैं, हम बेसिक फॉर्मूला से जाते हैं कि हमें मालूम है ऑब्जेक्टिव लेंथ जो है उसका मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय v नॉट बाय u नॉट, और माइक्रोस्कोप में दिस विल बिकम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब अपॉन ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 40। लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 40 और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20। और उसी तरह हम अगर ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला है डी अपॉन एफ ई। तो डी 25 सेंटीमीटर दिया गया है हमें और आई पीस का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, सो ये 25/4 होगा। और हमें पता है कि जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है, टोटल मैग्निफिकेशन इज ये दोनों का प्रोडक्ट m ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू m ऑफ आई पीस। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 40/2 इंटू 25/4
तो इसकी वैल्यू आएगी 4 10s are so 250/25/4 so 20 into 6.25 ये होगी और इसकी वैल्यू आएगी 125 सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 रहेगा। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है दैट इज गिवन बाय LD अपॉन FOFE। तो बेसिकली ये यही फॉर्मूला L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE मल्टीप्लाई किया, बट ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं ये मान के कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज दिया है, इज मूविंग विद स्पीड c upon 100 into magnetic field of magnitude this perpendicular to the direction of motion. We wish to apply a uniform electric field together with magnetic so that the electron does not deflect from its path. तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हमने इसके तरह के कई सारे क्वेश्चन किए हुए। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर जा रहा है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमें ये बताएगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो कर्व पाथ लेता है नीचे या ऊपर की तरफ। तो मान लो एक कर्व पाथ ले रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, या तो ऊपर या नीचे लगानी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाएगा। तो उसके लिए हमको पता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड निकाल के लिए QVB, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इज इक्वल टू QE, और इसको लेकर हम देख सकते कि E इज इक्वल टू VB। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो V, सो वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमको बताया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ c/100, c स्पीड ऑफ लाइट, सो ये स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 100 इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 9 इंटू 10⁻⁴ दी गई है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका 27 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर। सो हमारे ऑप्शन जो है या तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है या ऑप्शन नंबर 3, इन दोनों में से। अब E is perpendicular to B या E is parallel to B, obviously E is perpendicular to will have to be perpendicular, क्योंकि E और B अगर एक पैरेलल में हुए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका फोर्स नहीं लगेगा, तो इसलिए we will go for option number 2, तो मैग्नीट्यूड मैच हो गया इसके साथ और E has to be perpendicular to B। और जैसा कि हमने पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ electron and direction of magnetic field and direction of E, they are all mutually perpendicular for this electron to travel straight, so इसलिए हम ऑप्शन 2 चूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। There are two inclined surfaces of equal length L and the same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much to slide down on rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is. So यहाँ पर हमें सिचुएशन दिया गया है कि दो तरह के इंक्लाइंड प्लेन दोनों सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ एंगल, जैसे ये हम 1 ले लेते हैं या 2 लेते हैं। वन ऑफ देम इज रफ और वन ऑफ देम इज स्मूथ, सो हम इसको मान लो स्मूथ ले लेते हैं ये, और ये रफ है। दोनों में एंगल 45 डिग्री दिया गया है, ये 45 डिग्री दिया गया है, और हमें ये बताया गया है कि वन ऑफ देम इज अ गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much time to slide down on rough surface. सो ये जो रफ सरफेस है यहाँ पर अगर इस पर टाइम t लगता है ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ पर वो टाइम लगता है 2t। सबसे पहले स्मूथ सरफेस का देखते हैं। चलो स्मूथ सरफेस या इंक्लाइंड प्लेन 1 कह सकते हैं हमको, तो इसमें हमको मालूम है कि हमारा इक्वेशन है mg sin थीटा, डाउनवर्ड फोर्स जो होता है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इसलिए आता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, और अगर तो इसका मतलब g sin थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो g को अगर हम वैल्यू 10 लेते हैं, sin थीटा sin 45, तो मैं डायरेक्टली √2 लिख देता हूं, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। और therefore this acceleration will be equal to L upon t1 square। ये हम कहाँ से आया है, बिकॉज हमको मालूम है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर, लेंथ L दिया हुआ है तो हाफ a और t1 स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2L अपॉन टी स्क्वायर। सो हम इसको 2L कर देते हैं, 2L अपॉन
2l अपॉन टी वन स्क्वायर। सो ये 10⁻√2 हुआ 2l अपॉन टी स्क्वायर। उसी तरह अगर रफ सरफेस के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं रफ सरफेस के लिए, तो यहां पर हमें फ्रिक्शन, we'll have to take friction into account. So हमारा इक्वेशन बन जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो 10 1/√2 माइनस म्यू 1/√2 इज इक्वल टू L अपॉन 2L अपॉन टी 2 स्क्वायर लेते हैं। जब हमको पता है ये टाइम 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो, और अगेन दोनों का रेशियो लेते हैं अगर, तो और इस पहले सिंप्लीफाई कर रहे थे 10√2 कॉमन निकाल सकते हैं, 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 2L अपॉन टी 2 स्क्वायर। और मैं इसको अभी से यहां पर ही लिख सकता हूं कि ये जो टाइम है वो इसका 2 टाइम्स है, तो मैं इसको 2t1 स्क्वायर कर सकता हूं इसको। और अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻2 कैंसिल हो जाएगा। सो या फिर इसको यहां हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस म्यू विल बी इक्वल टू 2L अपॉन 2t स्क्वायर 2L अपॉन 4t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L अपॉन t1 स्क्वायर। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो वैल्यू आएगा, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यदि, तो मैं थोड़े स्टेप्स स्किप कर देता हूं इसमें से। तो 1 माइनस म्यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 और 2L कैंसिल हो जाएगा, t1 स्क्वायर, सो ये 4 नीचे आ जाएगा एंड देयरफॉर विल गेट 1 अपॉन 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 4 एंड दैट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 3 अपॉन 4 दैट इज 0.75। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.75, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। Kinetic energies of two similar cars are 10 joule and 2 on applying brakes. Car A stops after 1000 meter, car B stops after 1500 meter. If FA and AB are the forces applied by the brakes on cars respectively, ratio FA upon FB निकालना है हमें। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थियरम। इक्वेशन होगा KF माइनस KI इज इक्वल टू वर्क डन। तो दोनों केसेस में ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ KF फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए 0 है, सो हम लिख सकते हैं KI इज इक्वल टू वर्क डन। दिस इज बिकॉज बात एंड में जाके स्टॉप्स, so final kinetic energy is 0, so initial kinetic energy is equal to, so I'll get KI is equal to F into distance covered. So KA को अगर हम लेते हैं, K is equal to FA into SA, SA distance covered in A, so 100 is equal to FA into 1000 and KB में होगा for KB is equal to FB into SB, तो ये होगा 225 is equal to FB into 1500। सो हमें अगर इसको सॉल्व करेंगे, हमें पूछा गया एफ ए अपॉन एफ बी, तो हम दोनों का रेशियो ले सकते हैं एफ ए अपॉन एफ बी दोनों इक्वेशंस का। तो 100 अपॉन 225 इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ बी इंटू 1000 बाय 1500। और इसको हम यदि हम सॉल्व करेंगे 100 अपॉन 125 मतलब ये होगा 425 4 जा, ये 25 9 जा इंटू 1500 अपॉन 1000, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 सा, सो 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ बी। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई, 3 3 सा 3 1 सा 3 3 सा 2 1 सा 2 2 सा 2 ओवर 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, 2/3। देख से द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज, हमें करंट निकालना है इसको। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि
ACDF की ओर। ये सर्किट को हम अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले हम ACDF को अगर यदि हम देखते हैं तो एक चीज बिल्कुल हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, ACDF एक बैलेंस ब्रिज आएगा, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू 6 ओम रेजिस्टर के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 2.5/2.5 ये 5 और ये 2.5 का अगर रेशियो लेते हैं तो वो आता है 2, और ये 3 और 1.5 का रेशियो आता है 2। सो दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, देयरफॉर 6 ओम में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यदि हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह आएगा। ये दो रेजिस्टर्स दिखा दिए मैंने, फिर ये दूसरे दो रेजिस्टर्स दिखा दिए, उसके बाद एक रेजिस्टर ये आएगा, तो एक और रेजिस्टर यहाँ आएगा, और फिर ये इधर आके रेजिस्टर, और ये करके ऐसे। सो ये 5 वोल्ट का बैटरी हो गया जो बताया गया है। दिस इज 1/3 ओम ये दिया गया है, और ये 1.5, ये 3, ये 5, ये 2.5, ये 1.5 और ये 5.5। तो ये जो पॉइंट है वो हम इसको पॉइंट को ई नाम देते हैं, ये ई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सी और डी दोनों होगा, और ये पॉइंट होगा बी, और ये जो पॉइंट होगा ये ए और एफ ले सकते हैं। तो अब हम बहुत आसान है, सिंपल सब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो रेजिस्टेंस है आर ई बी का 1/REB हम जल्दी निकाल लेते हैं। तो ये 2.5, तो ये टोटल रेजिस्टेंस है, सीरीज में है तो 4 है ये, और ये 8 है, तो 1/4 प्लस 1/8, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा REB इज इक्वल टू 8/3 ओम्स, और टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, अब हम ऐड कर देंगे 8/3 प्लस ये 1.5 प्लस 5.5 प्लस 1/3, सो 8/3 प्लस 3/2, 1.5 को 3/2 लिखा है मैंने, ये 5.5 मतलब 11/2 लिखा है, और ये लिखा है 1/3। तो इस तरह हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू आएगी 10 ओम। तो मैं ये वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए आप ये पूरा सोल्यूशन आपको नहीं बता रहा हूँ, बट इसको कैलकुलेट करेंगे 10 ओम आएगा। और now we can calculate current is equal to V upon R, so 5/10 is equal to 0.5 एम्पियर, और ये होगा ऑप्शन 2। तो इस तरह ये क्वेश्चन 6 हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो में, 7। A bob of heavy mass is suspended by a light string L. The bob is given horizontal velocity V is shown in the figure. So the string gets slack at some point P, making an angle theta for the horizontal. The ratio of speed of V of the bob at point P to initial speed V0 is. ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा लंबा है सॉल्यूशन इसका, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि फॉर पॉइंट पी, जैसे ये यहां से फेंका गया है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट यहां पर, और यहां से होके यहां जाता है। सो एट पॉइंट पी, एट पी टेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा, उसके लिए हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/L। ये हमारा कोई भी पोजीशन में हो, किसी भी एंगल पे थीटा पे हो, तो टेंशन का फॉर्मूला ये होता है। सो एट पी बताया गया टेंशन 0 है, सो 0 माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/L होगा। नाउ एम जी कॉस थीटा कितना है, थीटा है, थीटा को जैसे ये फॉर्मूला, ये इसमें जो थीटा हम लेते हैं वो फॉर्मूला एंगल लेते हैं ये बॉटम मोस्ट पोजीशन से, यहां से ये पूरा एंगल थीटा बनता है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये थीटा इस फॉर्मूला में फ्रॉम द बॉटम वर्टिकल पोजीशन लिया जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस हमको इस थीटा के फॉर्म में लेना है तो हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। अब ये थीटा, ये इस थीटा, ये थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा हो गया इज इक्वल टू mv²/L।
सो हमें इससे फॉर्मूला cos 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा होगा। आप समझ गए होंगे कि ये cos 90 प्लस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो cos नेगेटिव है, तो ये माइनस और माइनस निकल जाएंगे और हमको मिलेगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, और इससे हमें फॉर्मूला मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सो यहां पर हमें जो वेलोसिटी है एट पॉइंट पी, उसका फॉर्मूला मिल गया, इट इज जी एल साइन थीटा। अब हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट्स द बॉटम मोस्ट पॉइंट एन पी। तो चलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं एट पॉइंट ए। इस पॉइंट को ए कहेंगे, इस पॉइंट को ए। ये जो पॉइंट है बॉटम मोस्ट और ये जहां पर टेंशन जीरो हो जाता है, उनके बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सो यहां पर हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहां पर वेलोसिटी वी नॉट दी गई है, हाफ एम स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी ऐड नहीं कर रहा हूं यहां पर आने पर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी इंटू एल प्लस एल साइन थीटा। ये जो लेंथ है एल प्लस ये, सो एल प्लस एल साइन थीटा। ये आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तब देखा होगा कि ये एल है और ये जो डिस्टेंस है वो एल साइन थीटा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लेके, ये भी एल होगा। तो उससे हम एल प्लस एल साइन थीटा ले सकते हैं। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2g एल प्लस एल साइन थीटा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। फिर से मैं डायरेक्टली स्टेप्स बताऊंगा आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपको यहां पर मिलेगा 3gl साइन थीटा प्लस 2gl, ये मिलेगा वी नॉट स्क्वायर। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब हमको रेशियो लेना है v और v नॉट का। तो v मिल गया हमें, v नॉट मिला हुआ है, दोनों का रेशियो लेना है। तो हमें फाइंड करना है v बाय v नॉट। तो v इज, सो इसको कर देंगे g सेल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3gl साइन थीटा प्लस 2gl। तो इसमें से g कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों में g टर्म है, तो g कैंसिल हो जाएगा और l भी कैंसिल हो जाएगा, gl निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा बाय gl कैंसिल होगा, सो 3 साइन थीटा प्लस 2। सो इन दोनों का रेशियो होगा साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2, विच इज साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन पेपर के पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे 7 या 8 क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू।